Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is seizure. So what are seizures? Seizures क्या होते हैं? आपने सुना होगा कई बार कि seizures आ रहे हैं इस पेशेंट को, तो ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सब कुछ आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। So let's start कि what are seizures? So seizure are episode of abnormal motor, sensory, autonomic or psychic activity that result from excessive discharge from cerebral neurons. ठीक है। so seizures क्या होते हैं कि जब हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब वो रिलीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो उस टाइम पर जो है कि मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, उसको हम सीजर्स बोलते हैं। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है: फोकल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर एंड अननोन सीजर। सो फोकल सीजर्स जो होते हैं आर थॉट टू बी ओरिजिनेट विद इन वन हेमिस्फेयर इन द ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं हमारा। सो एक साइड से ये ओरिजिनेट होता है और सब डिवाइडेड इनटू इवेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स। ठीक है। दे मे बी एन इम्पेयरमेंट देयर मे बी एन इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस की इम्पेयरमेंट मतलब अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, बट इसको जो है डिवाइड किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। दोनों तरह के सिम्टम्स आते हैं, नॉन मोटर सिम्टम्स भी आते हैं और मोटर सिम्टम्स भी पेशेंट को आते हैं। नेक्स्ट इज़ योर जनरलाइज सीजर। सो जनरलाइज सीजर जो होता है, बोथ हेमिस्फेयर जो हमारा ब्रेन होता है उसके दोनों हेमिस्फेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और दोनों साइड जो होती है हमारी बॉडी की वो रिएक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सो सीजर क्यों आता है ना, सीजर के कॉजेज़ क्या हैं? देर आर सो मैनी कॉजेज़, अननोन कॉजेज़ भी है, आइडियोपैथिक जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेरिब्रल डिसीज़, अगर किसी को सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ है तो उसकी वजह से आ सकता है। हाइपोक्सिया हो गया, फीवर, बहुत लंबे टाइम से जब फीवर रहता है तो भी सीजर आ सकते हैं। हेड इंजरी है, हाइपरटेंशन होता है, अगर किसी को सीएनएस इन्फेक्शन है, ब्रेन ट्यूमर है, ड्रग एंड अल्कोहल विड्रॉल की वजह से, या फिर कोई ऐसी एलर्जिक कंडीशंस है पेशेंट को तो उसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें कैसे हम डिस्कस करेंगे कि ड्यू टू इथोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी हमने कॉजेज डिस्कस किए उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाय द नर्व सेल इन दी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो नर्व सेल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा या तो रिलीज होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एमिट एबनॉर्मल रियकरिंग अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ना। एबनॉर्मल बार बार मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी से रियकरिंग बार बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं पेशेंट को। सो बहुत इजी सी पैथोफिजियोलॉजी है, छोटी सी, आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है। सो ये हो गया आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी के बाद है असेसमेंट। कैसे असेस करेंगे हम? सो पेशेंट का सबसे पहले तो हम, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ईईजी करते हैं। ईईजी क्या क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। और अगर आप यहाँ तक अब देख ही चुके वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए। सो नेक्स्ट इज हम उसका सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टेमोग्राफी भी करते हैं। सो दीज ऑल आर दी असेसमेंट फॉर दी सीजर्स। नेक्स्ट कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम सीजर का? सो मैनेजमेंट हम 2 टाइप से करते हैं, एक तो ड्यूरिंग सीजर जब सीजर आते हैं उस टाइम, और एक आफ्टर सीजर। हम कैसे मैनेज करते हैं चलिए देखते हैं। सो ड्यूरिंग सीजर क्या करते हैं ना, प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम क्यूरियस आउट ऑन लुकर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को सीजर आने वाले हैं, अगर पेशेंट एडमिट है या फिर आपके पास ओपीडी में आया है, तो आपको उसके सिम्टम्स अगर देख के पता चल जाता है कि इसको सीजर हो सकता है कि आने वाले हैं। इसकी स्टेजेस होती है ना, सीजर जब भी आता है तो इनकी कुछ स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज को हम ऑरा स्टेज कहते हैं। सो इस तरीके से स्टेजेस होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी बाद में, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सीजर का तो उसमें स्टेजेस डिस्कस कर दूंगी। तो क्या होता है कि हमें पेशेंट को देख करके पता चल जाता है कि इसको अब सीजर आने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले तो ऐसा अगर हमें लगता है
तो हमें पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो भी अगर उसको सीजर आएगा तो जो भी आसपास के पेशेंट है तो वो घबरा भी जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो आसपास लोग होते हैं ना, वो पेशेंट को इस तरीके से देखेंगे कि जैसे पता ही नहीं क्या हो गया वो पेशेंट को, और बहुत अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, जो कि बाद में पेशेंट अगर होश में आएगा तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है ईज द पेशेंट टू फ्लोर इफ़ पॉसिबल। ठीक है, पेशेंट को हम फ्लोर पर लिटा देंगे, फर्श पर लिटा देंगे। और इसके बाद प्रोटेक्ट द हेड विद अ पैड और टू प्रिवेंट इंजरी। जो पेशेंट का हेड है उसको हमें प्रिवेंट करना है किसी भी इंजरी से। लाइक हम उसके वहाँ पर एक पैड लगा सकते हैं जिससे कि उसके हेड पे कोई भी इंजरी ना हो। लूजन द कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग एंड रिमूव आई ग्लासेस। अगर उसने चश्मे पहने हैं तो आई ग्लासेस को रिमूव कर देंगे और उसके जो क्लोथिंग है उसको लूज़ कर देंगे। पुश असाइड एनी फर्नीचर दैट मे इंजर द पेशेंट ड्यूरिंग सीजर। अगर कोई फर्नीचर आसपास में पड़ा हुआ है तो उसको पेशेंट के पास से दूर हटा देना है, ताकि पेशेंट का हाथ या पैर या फिर सर जो है फर्नीचर से टकरा करके इंजर्ड ना हो जाए। इफ़ द पेशेंट इज़ बेड टू रिमूव पिलोज एंड रेज साइड रेल्स। पेशेंट इज़ इन बेड। अगर पेशेंट जो है बेड पे है, अगर पेशेंट बेड पे है तो हमें क्या करना है, पिलो को रिमूव कर देना है और जो साइड रेल्स होती है ना उसको ऊपर कर देना है, ताकि पेशेंट जो है बेड से नीचे ना गिर जाए। डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्राई डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्राई ओपन jaw that are clenched in a spasm, or attempt to insert anything in the mouth during a seizures. Broken teeth and injury to the lip and tongue may result from such an action. So जब पेशेंट को कुछ सीजर्स वगैरह आते हैं तो उसके मुंह में आपको कोई माउथ गैग नहीं इंसर्ट करना है, कुछ भी, मतलब कॉटन पैड, माउथ गैग कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उसका मुंह खोलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि उसको चोट लग जाए उसके दांतों की वजह से, उसके जो जॉ है उसमें चोट लग जाए, या फिर जो उसके लिप्स है वो कट जाए। क्योंकि जो सीजर्स होते हैं ना उनका खुद ही अपना एक तो जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जस्ट जब सीजर आ रहे हैं पेशेंट को तो सिर्फ आपको उसको देखना है, आप उसके सीजर को कंट्रोल नहीं कर सकते जितने भी टाइम के लिए वो आएगा। तो उसके माउथ को भी आपको ओपन नहीं करना है, कुछ भी उसमें इंसर्ट नहीं करना है, उसकी वजह से उसको और भी इंजरी हो सकती है। डू नॉट अटेम्प्ट टू रीस्टेन द पेशेंट ड्यूरिंग द सीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी सीजर आया है पेशेंट को ना, तो आप उसको रीस्टेन ना करें, उसके हाथ पैर को बांधने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उस टाइम जब सीजर आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, आपके रीस्टेन करने से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं वो, और अगर आप रीस्टेन करेंगे तो उसकी वजह से उसको चोट लग जाएगी पेशेंट को। सो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर बहुत ज़्यादा होता है हमारी ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से जो इंजरी हो सकती है पेशेंट को, तो रीस्ट्रेन नहीं करना होता है। सो ड्यूरिंग सीजर तो ये सब आपको करना है, ठीक है। प्राइवेसी एज सुन एज पॉसिबल, प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। बेड इन लोवेस्ट पोजीशन, पेशेंट इन साइड लाइंग पोजीशन, ये इमीडिएट पोस्ट सीजर, ठीक है। सीजर के बाद आपको उसको साइड लाइन पोजीशन में करना है। लूजनिंग द क्लोथ, ऑक्सीजन ट्यूबिंग, ठीक है, ये सब आपको रेडी करके रखना है। ऑक्सीजन सक्शन ऑपरेटर्स अवेलेबल होना चाहिए। 2 और 3 साइड रेल अप एंड पैडेड। देख रहे हैं आप, ये ना पैडेड है, यहाँ पर रेल को पैडेड किया गया है, ताकि जो पेशेंट का अगर सीजर आता है तो उसके हेड डेक पे अगर वो यहाँ पे टच होता है तो उसको चोट ना लगे। आफ्टर सीजर क्या करना है, आफ्टर सीजर जो है कि कीप दी पेशेंट वन साइड है ना, जैसे कि उसको एक साइड लाइन पोजीशन में रख देना है, ताकि क्यों रखना है, क्योंकि उसको जो है कि एस्पिरेशन ना हो जाए, है ना, इसलिए। दैट एयरवे इज़ पेटेंट, ये देखना है कि उसका जो एयरवे है वो क्लीन है, क्योंकि सीजर के टाइम पे माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आ जाती हैं, तो देखना है कि उसका एयरवे क्लीन है। ऑन अवेकनिंग रीओरिएंट, जब पेशेंट को होश आता है तो पेशेंट को रीओरिएंट कराना है उसके एनवायरनमेंट से, आस पास की चीज़ों से। अगर पेशेंट कंफ्यूज है और कुछ ऐसा सोच रहा है, वो नहीं ओरिएंट कर पा रहा है, तो गाइड करना है पेशेंट को जेंटली, ठीक है। देन इफ़ पेशेंट बिकम एजिटेटेड आफ्टर अ सीजर, अगर सीजर आने के बाद पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है, स्टेयर, तो उससे क्या करना है, आपको डिस्टेंस बना के रखनी है, अपने आप को भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। अनटिल की पेशेंट इज़ फुली अवेयर, जब तक कि पेशेंट को अच्छी तरीके से पूरा कॉन्शियसली होश नहीं आ जाता तब तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीजर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट आई थिंक, हाँ, ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।